Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete your syllabus of mathematics and in which your syllabus will be completed in 3 months only, and this is our first video in which we will learn about rational number. So let's start with the definition of rational number. Okay, so what is rational number? Any number which can be written in the form of a by b, that is in the form of numerator upon denominator, where v is not equal to 0 is called rational number. Okay, so mathematically rational number क्या है? जिसको हम a by b के फॉर्म में लिख सकें, ऐसा नंबर जिसको हम a by b के फॉर्म में लिख सकें. ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि b 0 नहीं होना चाहिए. ओके, तो a by b के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि ऐसा नंबर हो जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो. इसमें a को न्यूमरेटर कहते हैं और b को डिनोमिनेटर कहते हैं. ठीक है, a क्या है? न्यूमरेटर a है और b क्या है? डिनोमिनेटर. यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में सुन रहे हैं या समझ रहे हैं. अब b क्यों नहीं 0 होना चाहिए? अगर हम b को 0 करते हैं तो कोई भी नंबर अनडिफाइन हो जाता है. कहने का मतलब, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर का, 5/6, ये रेशनल नंबर है. लेकिन अगर जो हम 5/0 की बात करें तो ये एक अनडिफाइंड नंबर है. ठीक है, 5 में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, इसका अनडिफाइंड रिजल्ट है. इसलिए रेशनल नंबर हमेशा a बाई बी के फॉर्म में होता है, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर का डिफिनीशन. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर का, जैसे कि 5/6, 3/2, 8/5, इस तरह का कोई भी नंबर, सारा नंबर रेशनल नंबर है. अगर हम सीधी बात करें, ये 1 2 3 4 ये सब जितना ये इंटीजर्स जितना है, ये भी रेशनल नंबर है. अब इसको हम रेशनल नंबर क्यों कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं आखिर? ठीक है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर जो 2 की हम बात करें तो 2 को हम 2/1 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ओके, 2 या 2/1 दोनों एक ही चीज़ है. तो इसमें क्या, अगर जो हम सिर्फ 2 की बात करें तो 2 में क्या है? 2 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में 1 है, जो कि हमेशा हिडन होता है. ठीक है, अगर जो हम 3 की बात करें तो 3 में भी क्या है? न्यूमरेटर 3 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 हम डिनोमिनेटर एज्यूम करते हैं. ठीक है, और एक ही उसका डिनोमिनेटर होता है. इस तरह से जितना भी इंटीजर है, 15 ये भी एक रेशनल नंबर है, इसका न्यूमरेटर क्या है? 15 और डिनोमिनेटर क्या है? 1. ठीक है, इस तरह से ये रेशनल नंबर हो गया. तो हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन समझ गए कि रेशनल नंबर क्या होता है. एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई b वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर. ओके, नाउ वी विल लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. So what are properties of rational number? There are some 4 properties about which we will learn here. Okay, so सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले एक चीज़ और हम लोग समझते हैं कि आखिर नंबर लाइन पे बाकी नंबर्स के साथ रेशनल नंबर कहाँ पे है. ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं. हम एक नंबर लाइन हम ड्रॉ किए. ठीक है, इसमें हम 1 2 3 4 ये जो सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर. दिस सेट ऑफ नंबर इज नेचुरल नंबर. ओके, अब इसमें अगर जो हम 0 को ऐड कर दें तब जो ये न्यू सेट ऑफ नंबर्स बना, इसको बोलते हैं होल नंबर. ओके, अब इसमें अगर हम निगेटिव नंबर्स को भी जोड़ दें, -1 -2 -3 -4, ठीक है, तो ये टोटल सेट ऑफ नंबर जो बना, ये इसको बोलते हैं इंटीजर्स. ओके, नाउ वेयर इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर, ये सारा नंबर भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि 5 को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि 5 भी 5/1 का फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको. ठीक है, तो 5 ये सारा रेशनल नंबर है, और इसके बीच का जो सब पॉइंट है, सारा पॉइंट, ये सब पॉइंट रेशनल नंबर है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है. ठीक है, जैसे कि अगर हम 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच के पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में 2.5 है, मीन्स 5/2 इसको बोलते हैं. ठीक है,
तो 5/2 जो पॉइंट है ये 2 और 3 के बीच में है, ये एक रेशनल नंबर है। तो इसके बीच में जितना भी नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी, ये सारा पॉइंट जो एग्जैक्ट पॉइंट है सब रेशनल नंबर है, सब का एक रेशनल नंबर वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे पहले देख लिया। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी जो हम सीखने वाले हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कि क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर क्या है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये कहते हैं कि दो नंबर्स, वो नंबर कोई भी हो, जैसे रेशनल नंबर हो, पॉजिटिव, ये होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर हो, दो नंबर्स में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऑपरेशन लगाने के बाद अगर जो रिजल्ट भी सेम टाइप्स का नंबर आता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्लोज्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जो हम कहते हैं कि दो हम होल नंबर के लिए चेक करते हैं, ठीक है, होल नंबर के लिए हमें चेक करना है कि वेदर होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन और नोट, वेदर होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन और नोट, वेदर होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और नोट, सिमिलरली विद सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये हमें चेक करना है। तो हम देखेंगे कि ये होल नंबर जो है क्लोज्ड है कि नहीं। तो हम दो होल नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, एक ले लेते हैं 0, एक ले लेते हैं 2। ठीक है, अब क्या है, हम एडिशन में चेक करते हैं कि एडिशन में होल नंबर क्लोज्ड है कि नहीं। तो हम 0 और 2 को ऐड करते हैं। ठीक है, रिजल्ट आया 2, तो 2 भी होल नंबर है, मतलब जो नंबर था हमारा ये होल नंबर जब हम लेकर चेक कर रहे हैं तो रिजल्ट भी होल नंबर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि एडिशन क्लोज्ड है। ठीक है, एडिशन का रिजल्ट हमारे पास आ गया कि क्लोज्ड है एडिशन। ओके, नाउ वी विल चेक अबाउट सब्सट्रैक्शन, वेदर सब्सट्रैक्शन इज क्लोज्ड फॉर होल नंबर्स और नोट। तो हम सब्सट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। तो फिर से हम यही दो नंबर ले लेते हैं 0 और 2। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसा गलती, अच्छा सबसे पहले ये हम चेक कर लेते हैं। तो 0 में से -2 कर लेंगे, सब्सट्रैक्शन कर लिया दो होल नंबर का, रिजल्ट आया -2। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दो होल नंबर का में हम जब हमने सब्सट्रैक्शन किया तो हमारा रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन बिकॉज वी डिडंट गेट द रिजल्ट एज ए होल नंबर। ओके, सो सब्सट्रैक्शन क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड। नाउ वी विल चेक अबाउट मल्टीप्लिकेशन, वेदर इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और नॉट, सेम होल नंबर। सो वी चेक 0 into 2, अगेन दिस केम 0 एंड दिस इज होल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है कि हम किसी भी टाइप के नंबर्स के लिए चेक करते हैं कि वो एडिशन में क्लोज है कि नहीं, सब्सट्रैक्शन में क्लोज है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। कुछ लोग ऐसा गलती कर सकते हैं, सपोज जिसे हमने एग्जांपल लिया था 0 और 2, अगर कोई दूसरा बंदा एज ए एग्जांपल ले लेता है 3 और 2। अब क्या है, 3 और 2 में वो चेक करना चाह रहा है कि सब्सट्रैक्शन में है कि नहीं। तो 3 - 2 रिजल्ट आ गया 1, और वो सोचेगा कि हाँ ये तो होल नंबर है, तब तो हम कह देंगे कि ये क्लोज्ड है। तो ऐसा नहीं है, क्लोज्ड होने का मतलब है कि हर केस में क्लोज होना चाहिए। इसमें तो क्लोज हो गया, लेकिन अगर हम 0 रख लें इसके आगे, या तो बाद वाला नंबर बड़ा और आगे का नंबर छोटा रख लें, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं 1, इधर -2, तो ये रिजल्ट आ गया -1, तब ये क्लोज नहीं है। मतलब क्लोज तब हम कह सकते हैं जब वो हर केस में क्लोज हो, हर नंबर के लिए क्लोज हो। ठीक है, तो इस तरह से हम होल नंबर के लिए हम चारों चेक कर सकते हैं कि वो क्लोज है कि नहीं। फिर इंटीजर्स के लिए चेक कर सकते हैं, और इंटीजर्स के लिए पूछ सकता है हमसे एग्जाम में, सपोज एक पूछ दे कि रेशनल नंबर को चेक करके बताना है, रेशनल नंबर को कि वो क्लोज है कि नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम दो रेशनल नंबर ले लेंगे 5/2 और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 3/7। ठीक है, इसका रिजल्ट भी एक रेशनल नंबर आ रहा है और ये हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ रेशनल नंबर क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से किसी भी नंबर को हम क्लोज है कि नहीं किसी ऑपरेशन में हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब हम सीखेंगे कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या है? कम्यूटेटिविटी कहता है कि दो टर्म्स है, सपोज ए एंड बी,
इसका ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। अगर रिजल्ट सेम आएगा ऑर्डर चेंज करने पे किसी भी ऑपरेशन में, तो हम कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव है, ठीक है, या कहेंगे वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लग सकता है। फॉर एग्जांपल हम एडिशन में चेक करते हैं कम्यूटेटिव लॉ है कि नहीं। तो a प्लस बी अगर b प्लस ए के इक्वल हो रहा है हर केस में, तो हम कहेंगे कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ओके, सो लेट्स चेक इट। a की जगह पे हम ले लेते हैं 3, b की जगह पे ले लेते हैं 5। अब इसमें चेक करके देखो, a के जगह पे 3, b की जगह पे 5, अगेन b की जगह पे 5, a की जगह पे 3। ये 3 प्लस 5 8 ही होता है और 5 प्लस 3 भी 8 होता है। तो सिंस a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो एडिशन तो हमारा कम्यूटेटिव हो गया, एडिशन कम्यूटेटिव है, रिजल्ट है ये हमारा, ठीक है। एडिशन कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव लॉ हम चेक कर रहे हैं। अब हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो इसमें भी सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका भी ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट अगर सेम आता है तो तब हम कह सकते हैं कि ये सब्सट्रैक्टिव है, ठीक है, सॉरी कम्यूटेटिव है सब्सट्रैक्शन में। तो उसके लिए होना चाहिए a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए। अगर a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो रहा है तो हम कहेंगे कि सब्सट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव है। सो अब हम चेक कर लेते हैं, a की जगह पे वही 5 3 रख लेते हैं और b की जगह पे 5, जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल फिर ले रहे हैं, ठीक है। 3 माइनस 5, यहाँ b की जगह पे 5, a की जगह पे 3। 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है, जबकि 5 माइनस 3 2 होता है, और ये दोनों नंबर बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो हम कहते कि सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव है, लेकिन ये तो बराबर नहीं आ रहा, इसलिए हम कहेंगे कि ये सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ सब्सट्रैक्शन में हम नहीं लगा सकते। अब हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ लगेगा तो क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो अब हम सेम एग्जांपल में चेक कर लेते हैं, a और b 3 5, जो एग्जांपल हम लोग पहले लेके चल रहे हैं। 3 इंटू 5, यहाँ b की जगह पे 5, a की जगह पे 3, ये भी 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, दोनों केस में रिजल्ट सेम आता है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। ओके, नाउ वी विल चेक अबाउट डिवीजन, वेदर डिवीजन इज कम्यूटेटिव और नॉट। ओके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि डिवीजन कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो अब हम a के जगह पे ले लेते हैं 5, सॉरी a के जगह पे ले लेते हैं 8, b के जगह पे ले लेते हैं 2, ठीक। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ हो गया, ऑर्डर चेंज करने पे 2 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 होता है, ठीक है। अब 2 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है, 0.25। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि डिवीजन जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या हुआ कि डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने क्या देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये लॉ नहीं लगा सकते हम। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब हम सीखेंगे एसोसिएटिविटी क्या है। कम्यूटेटिव लॉ हमारा हो गया, अब हम सीखेंगे एसोसिएटिव लॉ क्या है। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ए अगर 3 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, उसमें ऑपरेशन का सीक्वेंस अगर हम चेंज कर दें, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी 3 टर्म है, इसको अगर जो हम ऐसे कर लें और रिजल्ट सेम आए, तब हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है, एडिशन सॉरी एसोसिएटिव है। इसमें हो क्या रहा है, अगर a प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं, मतलब ब्रैकेट वाला ऑपरेशन जैसा कि हम जानते हैं पहले होता है, तो यहाँ एक्चुअली ऑपरेशन को हम क्या कर रहे हैं, b और c को पहले ऐड कर ले रहे हैं, उसके बाद a को ऐड कर रहे हैं। राइट साइड में क्या कर रहे हैं, पहले हम a प्लस बी को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद c को ऐड कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल होता है तो हम कहेंगे कि एडिशन एसोसिएटिव भी है। तो हम चेक कर लेते हैं, a b c 3 5 7, 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 नंबर 3 5 7। तो यहाँ 3 5 7
हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे 3 5 7। अब ये क्या हो गया 3 7 5 12, इधर 5 और 3 8 और ये 7। ब्रैकेट का ऑपरेशन हमने पहले कर लिया, ये भी 15 हो गया और राइट साइड भी 15 हो गया। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड रिजल्ट सेम आया है, इसलिए हम कहते हैं कि एडिशन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एडिशन को एसोसिएटिव देख लिए कि हाँ हो रहा है एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए, ये हो रहा है। अब हम सब्सट्रैक्शन में चेक करेंगे कि एसोसिएटिव सब्सट्रैक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, a माइनस बी माइनस सी इक्वल होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी। और ये ऐसा नहीं होता, जब हम चेक करेंगे करके देख लेते हैं 3 माइनस 5 माइनस 7, 3 माइनस 5 माइनस 7, ठीक। 3 माइनस ये वैल्यू हो गया -2, ये हो -2, ये -7, ये 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इसका वैल्यू 5 हो गया और इसका वैल्यू -9 हो गया। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं हो पाया, तो हम इसलिए कहेंगे कि सब्सट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव नहीं है। ठीक, सब्सट्रैक्शन हमारा एसोसिएटिव नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे कि वेदर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव और नॉट। तो उसके लिए होना चाहिए a इंटू बी इंटू सी, इसका वैल्यू a इंटू बी इंटू सी इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम a b c सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं या और आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 2 3 4। यहाँ पे हमने चेक करने के लिए डाल के हम चेक कर लेते हैं 2 3 4 2 3 4। यहाँ 2 इंटू 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, ब्रैकेट का ऑपरेशन हम पहले कर रहे हैं, और ये हो गया 4, ये हो गया 24 और ये भी हो गया 24। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों साइड लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। ओके, सो वी फाउंड दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। Now when we check about for division, we get that this is not associative। क्यों? क्योंकि उसके लिए होना चाहिए a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इक्वल होना चाहिए a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, और जब हम ये करके देखते हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ये आप चेक करके देख लो किसी भी नंबर के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि कम्यूटेटिव लॉ जो था वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे लग रहा था, और एसोसिएटिव लॉ भी है जो ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही लग रहा है, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन पर नहीं लग रहा। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर जो किसी ऑपरेशन में a इंटू बी प्लस सी को a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है कि b और c यहाँ प्लस में है, ब्रैकेट के अंदर है, और a बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन किए, उसके बाद फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई किए। मतलब कहने का मतलब ये है कि b और c जो एडिशन में है इसका इन दोनों का इस पे अधिकार है a पे, इसीलिए a यहाँ भी है और a यहाँ भी है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन में लगता है और एक डिवीजन में लगता है। डिवीजन में एसोसिएटिव लॉ ऐसे लगता है, देखो अगर ऐसे हो a इंटू बी माइनस सी हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी, मतलब a को पहले b से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस a को c से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो ये एक एडिशन का हो गया और ये सब्सट्रैक्शन का हो गया। ठीक है, ये करके आप देख सकते हैं, जैसे कि सपोज हम फिर से यहाँ a b c ले लेते हैं 2 3 4। अब क्या है, सबसे पहले हम एडिशन वाले के लिए चेक करके देखते हैं। तो 4 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, बस वैल्यू रख दे रहे हैं हम इसके जगह पे। ये कितना हो गया 4 इंटू 5, ये कितना हो गया 4 3 जा 12, 4 2 जा 8।
तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ 5 4 जा 20, और ये भी हो गया 12 + 8 20। ओके, सो वी कैन सी दैट बोथ आर इक्वल। तो इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर सब्सट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। 4 3 - 2, 4 × 3 - 4 × 2, ये हो गया 4 × 3 - 2 1, इधर हो गया 4 3 जा 12 - 4 2 जा 8, इधर क्या हो गया 4 1 जा 4, इधर 12 - 8 4। दोनों साइड हम यहाँ देख रहे हैं कि फिर से इक्वल आ गया रिजल्ट। तो क्या है, इससे क्या पता चला कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है सब्सट्रैक्शन में भी लग सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो जगह हम लगा सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, और बाकी ये दो जो कम्यूटेटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लग सकता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया तीनों प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है, जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि किसी भी टर्म में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू सेम रह जाता है। इसी तरह से एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम ही रह जाता है। तो यहाँ पे बस दो टर्म था कि एक एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, तो 0 को, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, 1 को। क्यों? क्योंकि इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अगर जो हम एडिशन में 0 ऐड कर दे या मल्टीप्लिकेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं ये इसको एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम सीखेंगे निगेटिव क्या होता है। निगेटिव और एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं इसको। निगेटिव, किसी भी नंबर का निगेटिव और एडिटिव इन्वर्स दोनों एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि ऐसा नंबर, किसी नंबर के लिए ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से रिजल्ट 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 की बात करें तो 5 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट 0 हो जाए। तो 5 में जिस नंबर को ऐड करने पर रिजल्ट 0 होगा उसी को 5 का निगेटिव कहेंगे या 5 का एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। तो ऐसा नंबर होता है -5। 5 में हम -5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 है और -5 का एडिटिव इन्वर्स 5 है। इसी तरह से अगर हम दूसरे नंबर का बात करते हैं -3/7, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो -3/7 में क्या ऐसा ऐड करें कि रिजल्ट 0 हो जाए। जिस नंबर को ऐड करने से 0 होगा वही -3/7 का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो -3/7 में 3/7 जब हम ऐड करेंगे तब रिजल्ट 0 होगा। तो 3/7 को -3/7 का एडिटिव इन्वर्स कह लेंगे। और अगर हम कहते हैं कि 3/7 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, सपोज 3/7 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो जो भी एडिटिव इन्वर्स होगा उसको ऐड करने पर रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो इसमें -3/7 जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा, इसलिए -3/7 इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे किसी नंबर में रिजल्ट 0 हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिटिव इन्वर्स या नेगेटिव इसको बोलते हैं। ये हम जान गए और ये भी सीख गए। अब है हमारा रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पिछला क्या था, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव मतलब एडिशन से जो एडिशन में वो टर्म है, और ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेशन में। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। शॉर्ट में उसको MI भी लिख लेंगे, MI, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को शॉर्ट में A.I. लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 हो जाए, ठीक है। सपोज एक नंबर है, कोई भी नंबर, इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 हो जाए, ठीक है।
तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 1 होगा उसी को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जैसे कि अगर हम 5 की बात करें, अगर हमें 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल निकालना है तो 5 में हम ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 हो जाए। तो 5 में हमेशा 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा। तो 1/5 को 5 का रेसिप्रोकल कहेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। सिमिलरली 5 को 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे या रेसिप्रोकल कहेंगे। सपोज 1/7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 1/7 में 7 से मल्टीप्लाई करने पे 1 होता है, इसलिए 7 जो हो गया वो 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ओके, सपोज कोई नंबर निगेटिव नंबर ले लेते हैं, -8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो -8 में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 हो जाए। अब अगर जो -8 में अगर जो हम सिर्फ 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट -1 हो जाएगा, लेकिन हमें रिजल्ट 1 चाहिए तो इसलिए यहाँ पे एक साइन माइनस भी आएगा। मतलब कि -1/8 जो है वो -8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसी तरह से -1/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो -1/5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 हो जाए। तो पहले तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, जो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए उल्टा कर देते हैं। तो 1/5 है तो 5 होगा, लेकिन क्या है जब 5 को 1/5 से -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -1 आएगा, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए 1, तब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है। इसलिए हमें यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि -1/5 इंटू -5 1 होता है, इसलिए -5 को -1/5 का रेसिप्रोकल कहेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था। ये हमारे कंप्लीट वीडियो सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस के लिए, उसका ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं रेशनल नंबर का। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा तो आप लोगों को रिकमेंड करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। और मैं आगे क्लास 9th 10th और 11th 12th सबका मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जब वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब आप अपने सीनियर्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर जो मैथ किसी का भी वीक है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। ठीक है, तो आप जैसे सीखते आ रहे हैं अगर आगे भी वही काम करने वाले हैं तो चेंज भी नहीं आने वाला है रिजल्ट में। तो इसलिए अगर जो आपको रिजल्ट में कुछ चेंज चाहिए, मार्क्स आप अच्छे चाहते हैं कि 95% प्लस मार्क्स आए मैथमेटिक्स में और मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए, तो इस चैनल से आप जुड़ जाएं। आप चैनल को फॉलो करें, 2-3 महीने के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा और उसके बाद आप मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, लोगों को रिकमेंड करो और नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।